है ना। कुछ जो चैप्टर है उसको फिर से रिवाइज करना है, जैसे सेल बायोलॉजी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे। तो सेल के बारे में सेल थ्योरी में बताया गया था। सेल थ्योरी में स्लाइडेन और स्वान ने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव है, सबका निर्माण सेल से हुआ है ना। सेल और सेल के प्रोडक्ट से हुआ है। तो ये सेल थ्योरी आपको स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। उसके अलावा सेल थ्योरी में जो दूसरा पॉइंट बताया गया था, उसमें बताया गया था कि सेल डिवाइड कर सकती है। सेल कैन डिवाइड, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं वह ऑटोमेटिक, है ना, खुद से ही डिवाइड हो जाती हैं और वह अलग अलग कोशिकाओं में, डॉटर सेल में बदल जाती है। तो सेल थ्योरी ने हमें दो बातें बताई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबका निर्माण सेल कोशिकाओं से हुआ है और कोशिकाएं विभाजन कर सकती है, सेल डिवाइड कर सकती है। तो सेल के बाद जो दूसरा चैप्टर आता है वह है सेल डिवीजन, है ना। दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। तो हम लोग आज थोड़ा सा टाइप ऑफ सेल देखते हैं, है ना। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऑर्गेनिज्म आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, है ना। दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें से देखा जाए तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुत कम होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इनका वर्ग भी कम होता है। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म हमने बांटा हुआ है वो इस बेसिस पे देखो, आपको पढ़ाया था कि जो लिविंग्स होते हैं उसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। लिविंग्स को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मोनेरा, मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद आता है फंजाई, फंजाई के बाद आता है प्लांटी, और प्लांटी के बाद आता है एनिमेलिया। इनमें से जो 5 जो किंगडम बांटा गया है जीवों का, लिविंग्स का, इनमें से आपको केवल ये मोनेरा जो वर्ग होता है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, और बाकी ये जो चारों किंगडम होते हैं जो बांटा गया है ये हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो देख रहे हो आप कि प्रोकैरियोट बहुत कम होते हैं, एक ही वर्ग होता है, और जो 4 आपको जो वर्ग दिखाई दे रहे हैं, जो किंगडम दिखाए जा रहे हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। और ये जो लिविंग जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, यह इसका कारण है सेल। इसका कारण क्या है भाई, सेल। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए और ये हो गए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो सेल जो होता है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, आज ही पढ़ेंगे उसको। तो न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जो न्यूक्लियस होता है वह बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी कोशिकाओं में, सेल्स में, न्यूक्लियस जो होता है वह प्रिमिटिव टाइप की होती है, उसमें न्यूक्लियस के पार्ट्स नहीं दिखाई देते। तो इसके आधार पर हम लोग दो ग्रुप्स में बांटते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म को, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट, है ना। इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है।
और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वैसे होते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग दो टॉपिक्स मेन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। चूंकि हमारा सेल चैप्टर है इसलिए इसमें दो टॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल वैसे सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो होता है ट्रू होता है, न्यूक्लियस के जो पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वैसे होते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल वैसे सेल होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस का पार्ट्स जो होता है इसमें नहीं होता है ना। दूसरी बात, हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग आए दिन बहुत सारे रोगों से ग्रसित होते हैं, बहुत सारा डिजीज हमारे शरीर में आते जाते रहता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो डिजीज कॉज करता है ये कौन होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कौन डिजीज कॉज करते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको मोनेरा के अंदर रखा गया है। जैसे इसमें आपको कई बार बताया है कि इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया अकेले पूरे एनिमल किंगडम को हिला के रखा है इसने। मतलब कि बैक्टीरिया हमारे शरीर में मैक्सिमम जो डिजीज होता है हमारे शरीर में यह बैक्टीरिया कॉज करता है। उसके बाद इसमें साइनोबैक्टीरिया वगैरह और भी बहुत सारे जीव होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा वगैरह, तो ये मोनेरा के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग जो मेडिसिन बनाते हैं वो मेडिसिन इन प्रोकैरियोट के रूप में ही होते हैं। हाँ, कुछ अलग बात है कि कुछ प्रोटिस्टा होते हैं वह भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ फंजाई होते हैं वो भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे बड़ी बात प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ये खासियत होता है कि इसका जो सेल्स होता है, सेल्स इनका बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पुराना होता है ना। तो इसमें सेल में आपको स्ट्रक्चर वगैरह बहुत कम दिखाई देंगे। पहले हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। कुछ बच्चे जो पुराने पढ़ रहे हो तो कुछ पार्ट हमने इसका पढ़ चुका है, फिर इसको रिवाइज के लिए हमने इसको फिर से स्टार्ट किया है। तो यूकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सारा कुछ पाया जाता है, सारा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनमें बहुत सारे जो ऑर्गेनल होते हैं वो नहीं पाए जाते, इसलिए हम लोग पहले इसको पढ़ा जाता है यूकैरियोटिक सेल को, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल ये हमेशा एक सेल के होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक सेल के ही होते हैं, इसलिए इनको यूनिसेलुलर भी कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं बहुत सारे कोशिकाओं के बने होते हैं, जिसको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या कभी कभी यह यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो ये दोनों होते हैं। दूसरी बात कि ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें चेंज होने की क्षमता ज़्यादा होती है, इनमें चेंज होने की क्षमता ज़्यादा होती है, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें चेंज होने की क्षमताएं कम होती है। तो जीवों का चेंज होने का, उनका जो चेंज होने का जो रवैया होता है वह एक शक्ति के द्वारा आता है जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है चेंज हो जाना, है ना। तो ये म्यूटेशन, ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चेंज हो जाते हैं, है ना। इससे घटा क्या होता है कि मान लो कि हम लोग जो भी मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, हम लोग जो मेडिसिन बनाते हैं उस मेडिसिन को इस प्रकार बनाया जाता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बार बार चेंज होते हैं, तो मेडिसिन भी हमें बार बार चेंज करना पड़ता है ना। जैसे हम लोग मेडिसिन जो खाते हैं उसका एक्सपायरी डेट होता है। एक्चुअली में ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये लगातार चेंज होते रहते हैं, एक फॉर्म में रहते ही नहीं है, एक फॉर्म में नहीं रहते। इसलिए हमारी जो मेडिसिन है उसका जो कंपोनेंट है वो हमेशा चेंज होते रहेगा। जो 1950 ईस्वी में हम लोग मेडिसिन खाते थे और वो मेडिसिन अगर अभी खाएंगे तो हमारे बॉडी में
उस तरह से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिज होते हैं प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज, उनमें चेंज होने की क्षमता ज़्यादा होती है ना। तो बैक्टीरिया वगैरह में चेंजेबल ज़्यादा होते हैं लेकिन जो जो लिविंग ऑर्गेनिज बड़े, जैसे कि ये सबसे पुराना टाइप का हुआ, उससे एडवांस ये, उससे एडवांस ये, उससे एडवांस ये, सबसे एडवांस ये। एनिमल हम लोग मानते हैं ना, हम लोग सबसे ज़्यादा एडवांस है, और एनिमल में भी ह्यूमन, हम लोग सबसे ज़्यादा एडवांस है। मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज हम लोग ह्यूमन है, आदमी है ना। तो एनिमल में चेंजेस बहुत कम आते हैं, एनिमल में परिवर्तन क्या होता है, बहुत कम आता है। सबसे ज्यादा परिवर्तन इसमें आता है, चेंज। समझ रहे हो बात को? तो आप लोग सुने होंगे कि जिसमें ज्यादा चेंजेबल होता है, चेंज ज्यादा होता है, वो स्टेबल बहुत ज्यादा कम होता है। बैक्टीरिया वगैरह साल 2 साल में चेंज हो जाता है, बिल्कुल। वायरस साल 2 साल में वो चेंज हो जाएगा। हम लोग को चेंज होने में कितना साल लगा? हम लोग 1 लाख साल से भी ज्यादा हो गया। हम लोग का जो पुराना ह्यूमन था, उसका नाम था क्रो-मैग्नन मैन। क्या नाम था? क्रो-मैग्नन मैन थे हम लोग। फिर उसमें से हम लोग चेंज हो गए होमोसेपियंस। हम लोग क्या है? होमोसेपियंस है। तो हम लोग का जो चेंज का रेट है वो बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। लेकिन छोटे जीव जो होते हैं वो चेंज जल्दी हो जाते हैं। अब चेंज होने का कारण क्या है? चेंज होने का कारण यह है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रिमिटिव होती हैं। मतलब प्रिमिटिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा पुराना होता है। ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा चेंज हो जाती है। इसका क्लास आपको पढ़ाने में हो सकता है कि, है ना, 15 से 20 क्लास लग जाए, और इसका क्लास पढ़ाने में 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसका कारण यह है कि इनमें सेल ऑर्गेनल वगैरह नहीं है ना, कोशिकांग वगैरह नहीं है, इसमें होता है। तो आज थोड़ा सा हम लोग क्या क्या पढ़ लेते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। पहला बात डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, है ना। कुछ लोग पढ़ भी चुके, फिर भी रिवीजन हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसमें हम लोग सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे फिर कंटिन्यूस हमारा चलता रहेगा। समझ गए? तो टाइप्स ऑफ सेल, सेल लिखो या ऑर्गेनिज्म लिखो, क्योंकि जैसा सेल वैसा ऑर्गेनिज्म। पहला होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल लिख देना है, क्योंकि हम लोग सेल पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल वैसे सेल होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियस आप लोग को पढ़ाएंगे तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 चीजें होती है इसमें। एक तो न्यूक्लियस का खुद का मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर में एक विशेष प्रकार का स्फेरिकल रचनाएं होती हैं जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, है ना। उसके अलावा फिर न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं, न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम लोग क्रोमेटिन नेट वही बोलते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर का जो प्लाज्मा होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। ये तो आगे खैर पढ़ेंगे, लेकिन इस परिभाषा को समझने के लिए इसको जानना जरूरी है। तो यूकैरियोटिक सेल वैसे सेल होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पाया जाता है ना। तो इन सभी को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो यहां पर भी नाम से ही पता चला, यू मतलब होता है ट्रू, है ना। यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। तो नाम में ही इसका अर्थ भी छुपा हुआ है ना। इसी को याद रखोगे बस हो गया। लैंग्वेज उतने लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या लिखेंगे? सेल्स possess true nucleus
मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का हिंदी जो होता है वो केंद्रक होता है ना। केंद्र, केंद्र मतलब सेंटर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब इसी को केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, देखो याद करने का कुछ टर्म ऐसे भी होते हैं जिसको हिंदी में याद रखने के बाद वो हमेशा याद रह जाते हैं। न्यूक्लियोलस का अगर हिंदी में टर्म देखोगे, मानते हैं आप लोग हमेशा जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं उन्होंने इसका हिंदी नहीं पता है, और न्यूक्लियोलस का अर्थ होता है केंद्रिका। अब इसको नाम याद रखने से क्यों फायदा है? केंद्रिका, केंद्रक का, कुछ लग रहा है ना ऐसा, केंद्रिका मतलब केंद्रक का, हम लोग ऐसे याद करते थे, केंद्रक का वाइफ है न्यूक्लियोलस, केंद्रक का क्या है? वाइफ है, इसीलिए इसका नाम रखा है केंद्रक की, केंद्रक का, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस है ना, आर इंक्लूड इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। इसका एग्जाम्पल पिछले इसमें एग्जाम्पल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा भाई? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमिलिया, है ना। मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल है, तो उदाहरण क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। जैसा मेरे अंदर क्लास होगा तो वैसा हम बैट्समैन होंगे कि नहीं? जैसे मेरे पास ए क्लास है तो ए क्लास का बैट्समैन होंगे, तो जैसा मेरे अंदर जो होगा हम वैसा दिखेंगे, है कि नहीं? वही चीज इसमें भी है। ऑर्गेनिज्म क्यों कहलाया? क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग वही चीजें लिखोगे जो वहां पर लिखा गया है। आप लोग इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिख दोगे? वहां पर लिखा हुआ है प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाला जितना भी एग्जाम्पल है सब क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल हम लोग नहीं जानते, एग्जाम्पल इसका हम लोग नहीं जानते प्रोटिस्टा का, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के तुरंत बाद हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटिस्टा में आपका अमीबा, अमीबा, यूग्लिना ये सब आ जाते हैं, पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम, उसके अलावा यूग्लिना, ये सारे आपके टर्म आ जाएंगे। प्रोटिस्टा के बाद आपको फंजाई आ जाएगा, फंजाई जिसमें मशरूम आ जाएंगे, जिसमें मशरूम आ जाएंगे, उसके अलावा फिर ईस्ट आ जाता है इसमें। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, प्लांटी एनिमिलिया, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं। प्लांट, जितने भी प्लांट आते हैं यूकैरियोटिक सेल में होता है, जितना भी एनिमल आता है यूकैरियोटिक सेल में। सेल बाजू एक ऐसा चैप्टर होता है, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल। आपका अगर देखा जाए टोटल अगर चैप्टर देखा जाए तो आपके लगभग 33 या 34 है, कुछ हटा दिए गए हैं। 38 था 2 साल पहले, 38 था, तो कुछ कुछ घटा दिया गया है, तो 33 मान लेते हैं। चलो 33 चैप्टर्स में अकेला ये चैप्टर है जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब इसका वेटेज इधर से 5 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से अराउंड आते हैं। ये एक क्वेश्चन जरूर रहता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल, है ना। एक्चुअली में अभी जो सिलेबस है बहुत इजी है, नीट का जो सिलेबस है बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी आता है। आप लोग एग्जाम देखो तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, मतलब एग्जामिनर क्या समझना चाहता है कि आप प्रोकैरियोटिक सेल समझे और यूकैरियोटिक सेल समझे कि नहीं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण आपको याद है कि नहीं, है ना, कौन कौन से जीव आते हैं वो आपसे जानना चाहता है। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं वो जानना चाहता है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर रहता है नीट में, बात को समझ रहे हैं। प्लांट जितना भी प्लांट है, प्लांट का भी आप लोग नाम नहीं जानते। प्लांट के नाम पढ़ेंगे तो बहुत सारा आपको नाम पता रहेगा। एनिमल्स बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको बताया था ना, मैक्सिमम एनिमल होते हैं 70% लगभग दुनिया में क्या है?
एनिमल है, उसके अलावा सब है। तो सबसे ज्यादा एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिज्म इसमें भरे पड़े रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल, दूसरा जो सेल आता है वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल भाई, तो सेल वैसा सेल जिसमें, अब देखो यहां पर ही छुपा हुआ है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और एक प्रो मतलब होता है सुपर। दो तरह के होते हैं, है ना। जैसे पबजी वगैरह जो खेलते हैं, है ना, तो उसमें प्रो प्लेयर होता है, प्रो मतलब खतरनाक प्लेयर। तो यहाँ पर प्रो का मतलब यहाँ प्रिमिटिव टाइप का होता है। उसके बाद कैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। तो यहाँ पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। ध्यान रखना, एक चीज बच्चों के माइंड में ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में, कहीं कहीं पर बुक्स में लिखा रहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं, एब्सेंट, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ऐसा बात नहीं है, एब्सेंट नहीं मानना है, न्यूक्लियस होता है, बस प्रिमिटिव टाइप का होता है। क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप, है ना। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, जिसमें कुछ ना हो। तो क्या हो जाएगा भाई, सेल्स do not have true nucleus means, ट्रू न्यूक्लियस मीन्स, है ना, मीन्स क्या होता है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। क्या होगा, एब्सेंट, including प्रोकैरियोटिक सेल। अब आपसे पूछ देगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का परिभाषा क्या लिखोगे, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोट टाइप का सेल पाया जाता है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल आ जाएगा मोनेरा। मोनेरा में आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, है ना, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया ईटीसी। तो ये मोनेरा में हो गया, है ना। अब देखो हम लोग के माइंड में क्या होता है, अब जैसे आजकल का घर है बिल्कुल पक्का जैसा है, बिल्डिंग है पूरा, हम लोग एसी वगैरह सब कुछ घर में सारा सुविधा होता है। लेकिन ऐसा भी तो घर होता है जिसमें पुआल वगैरह होते हैं, है ना, खपरेल वगैरह होते हैं, लोग उसमें रहते हैं, मिट्टी की दीवारें होती हैं इस तरह से, तो उसमें भी घर रहते हैं। तो लेकिन वो जो घर हो गया उसको क्या बोलेंगे, पुराना टाइप का घर है, उसमें सामान भी कम रहेंगे ना जी, उसमें एसी फ्रिज नहीं मिलेगा आपको। बट आजकल का जो घर है वो एडवांस घर होता है, उसमें एसी फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन सब कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं एडवांस। तो यूकैरियोटिक सेल भी मॉडर्न सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल मॉडर्न सेल नहीं होता है, वो प्रिमिटिव सेल होता है ना। दुनिया में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ही निर्माण हुआ था, है ना। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ था जिसका नाम था आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया भी मोनेरा में ही रखा जाता है, वो बैक्टीरिया का ही एक पार्ट अलग होता है, आर्चीबैक्टीरिया। आज से लगभग 5 अरब साल, है ना, 5 अरब साल पहले, जिसको हम लोग बिलियन भी बोलते हैं ना जी, क्या बोलते हैं, बिलियन, 5 बिलियन ईयर्स एगो हमारे अर्थ का निर्माण हुआ था। और आज से लगभग 3 अरब साल पहले पहला तरह का सेल बना था, है ना। 3 अरब साल पहले पहला तरह का सेल बना था, और उस सेल को हम लोग आर्चीबैक्टीरिया कहते हैं। तो पहला जो ऑर्गेनिज्म था माना जाता है वह आर्चीबैक्टीरिया है, जो कि मोनेरा का ही पार्ट होता है।
तो आप समझ रहे हो ये कितना पुराना सेल है। फिर इसी सेल में कन्वर्जन होते होते धीरे धीरे क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। हम लोग देख रहे हो परिवर्तन जो होता है संसार का, है ना, वो फॉरवर्डिंग होता है। फॉरवर्डिंग मतलब पुराने से नए की ओर होता है। जैसे हम ही लोग ह्यूमन में आप देख रहे होगे, आज हमारे जो दादा परदादा हैं, दादा जो हैं, बाबा दादा जो भी हैं, उनका एडवांसनेस देखो, अपना एडवांसनेस देखो, तो आपको फर्क, हम लोग ज्यादा एडवांस हो रहे हैं। हमसे ज्यादा एडवांस हमारे नेक्स्ट पीढ़ी हो जाएंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी एडवांसनेस बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर भी सेल में एडवांसनेस बढ़ते जाता है। तो आपको एक एवोल्यूशन चैप्टर है क्लास 12 में, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट होते गए। समझ गए? तो इतना आपके लिए इनफ है ना। एग्जाम्स के लिए जरूरी था ये जानना, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब हम लोग थोड़ा यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल का अगर स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो एडवांस होता है, इसमें सब कुछ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से उसका एक फिगर बनाते हैं सेल का ही। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादातर स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार होता है ना। जैसे आप देखो उस फिगर में आप लोग देख रहे होगे स्पोंजी में जो फिर लिखा हुआ है, तो उसमें जो सेल दिखाया गया है वो कैसा है, स्फेरिकल है, गोलाकार है। गोलाकार हो सकता है या फिर कॉलम बाई जैसे हो सकता है। तो सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम जो शेप होता है वह स्फेरिकल टाइप का ही होता है। तो अलग अलग शेप का सेल होता है। चलो हम लोग ऐसे बना दिए। तो सेल जो होता है, सेल का जो सेल को देखा जाए तो हम लोग दो पार्ट्स में बांट देते हैं। सेल को दो पार्ट्स में बांट देते हैं। अब ये जो हमने बनाया ये कुछ है नहीं, ये इसी में चिपका हुआ रहता है ना। बस इसको अलग से दिखाने के लिए दिया है। एक तो सेल का इन्वेलप होता है या सेल कोट होता है, सेल का कोट होता है ना। और दूसरा जो पार्ट होता है सेल का प्रोटोप्लाज्मा होता है, सेल का प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा में अगर देखा जाए, ये जो पीले कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मा। ये पूरा अंदर में यहां से लेकर के यहां तक का जो स्ट्रक्चर होता है इसको प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। सेल कोट जो होता है, सेल कोट मतलब क्या हुआ, सेल के बाहर की ओर वैसा डेड मटेरियल या मृत पदार्थ, वैसा मृत पदार्थ जो सेल के लिविंग पदार्थ को ढक के रखता है। तो सेल कोट जो होता है यह नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग मतलब होता है जो जीवित ना हो। तो ये नॉन लिविंग होते हैं। इसमें दो चीज आते हैं, एक तो सेल वॉल और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मा। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। और ये जो प्रोटोप्लाज्मा आपको लिखा हुआ है ये होता है लिविंग पार्ट। कोशिका का लिविंग जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मा, है ना, प्रोटोप्लाज्मा। अब प्रोटोप्लाज्मा को अगर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पीले कलर को, तो देखो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बाउंड्री दिखाई दे रही है, इसी को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, केंद्रक, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो भी ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। तो हम लोग इसी चीज को जानते हैं। हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो इस फॉर्म में पढ़ते हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा,
है ना। लेकिन ये जो हमने अलग से बताया है ये थोड़ा सा अच्छा है, जो कि आपके माइंड में रहना चाहिए। साइटोप्लाज्मा में बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली, जिसमें आप लोग को कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं, इसमें आप लोग सेल ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, है ना, ईटीसी, ये सभी सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, सब साइटोप्लाज्मा में होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि देखो प्रोटोप्लाज्मा आपके माइंड में होना चाहिए। जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए प्रोटोप्लाज्मा मतलब लिविंग पार्ट होता है। बायोमोलिक्यूल्स थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे, पहले सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ना है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद फिर हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर जाकर के हम लोग प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल को देखो दो पार्ट होते हैं सेल के, नॉन लिविंग पार्ट और लिविंग पार्ट। नॉन लिविंग पार्ट में हम लोग इसको बहुत कम जानते हैं, बट ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है ना। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है कभी कभी, और ये मैक्सिमम टाइम में सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति भी इसको कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्मा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। तो बायोमोलिक्यूल जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि प्रोटोप्लाज्मा में ये होता है, प्रोटोप्लाज्मा में ये होता है ना। तो वहां पर थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्मा का भी, है ना, 1 घंटा का लेक्चर पढ़ाएंगे वहां पर, है ना, प्रोटोप्लाज्मा का 1 घंटा का लेक्चर होगा। तो उसमें आपको प्रोटोप्लाज्मा का क्या क्या खासियत होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इसका हमने चार्ट बनाया था, लेकिन आज फिर से ये चार्ट बन जाएगा। सेल लिखा है, ये यूकैरियोटिक सेल है। एक आ गया सेल कोट, जिसको सेल इन्वेलप भी बोलते हैं, सेल कोट, और दूसरा जो होता है प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा, इसमें से आप जरूर याद रखोगे प्रोटोप्लाज्मा जो होता है ये लिविंग पार्ट होता है, लिविंग पार्ट होता है, और सेल कोट जो होता है ये नॉन लिविंग होता है। सेल कोट यह 2 पार्ट होता है इसका, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल अलग से पढ़ना है, ग्लाइकोकैलिक्स अलग से पढ़ना है। ग्लाइकोकैलिक्स ज्यादातर बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसलिए जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पर ये पढ़ने को मिलेगा, यहां नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा में फिगर में भी आप लोग देख रहे हो, इसको 3 भागों में हम लोग ने बांटा है प्रोटोप्लाज्मा को। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर का जो पार्ट था यह साइटोप्लाज्मा था, साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। उसके अलावा एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अंदर वाला जो मेन पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको हम लोग केंद्रक भी कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं। न्यूक्लियस को देखा जाए तो न्यूक्लियस के भी 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस के भी 4 पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर का जो प्लाज्मा होता है, इसके अंदर का जो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, ये इसमें जो प्लाज्मा होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। सबको अलग अलग से पढ़ना है। ये चार्ट भले अभी नहीं याद हो रहा है, बट ये चार्ट आपके शुरू में ही रहना चाहिए। जब पूरा सेल पढ़ लोगे यूकैरियोटिक सेल, ये चार्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसको देखने का, दोबारा देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये शॉर्ट रिवीजन के लिए अच्छा होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस में बताया मेन जो पार्ट होता है इसमें क्रोमोसोम होते हैं जो कि नेट के रूप में होते हैं, जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन नेट। और उसके बाद बताया था न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। तो न्यूक्लियोलस जो है वह न्यूक्लियस के अंदर ही है। उसके बाद साइटोप्लाज्मा जो होता है, साइटोप्लाज्मा, साइटो मतलब सेल होता है, साइटो मतलब सेल होता है, और प्लाज्मा मतलब लिविंग, लिविंग्स मटेरियल, है ना, लिविंग्स मटेरियल को साइटोप्लाज्मा बोलते हैं।
तो साइटोप्लाज्मा को अगर हम लोग देखें तो साइटोप्लाज्मा को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं हम लोग। एक को कहा जाता है हाइलोप्लाज्मा और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है ट्रोफोप्लाज्मा। हाइलोप्लाज्मा, हाइलोप्लाज्मा मतलब होता है साइटोप्लाज्मा के अंदर जो भी लिक्विड पदार्थ होते हैं उसको कहा जाता है हाइलोप्लाज्मा। तो लिक्विड जो भी मटेरियल होता है, मैट्रिक्स होता है, उन सभी को हम लोग हाइलोप्लाज्म कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लिक्विड मैट्रिक्स। लिक्विड मैट्रिक्स जो भी होते हैं साइटोप्लाज्मा में उसको हाइलोप्लाज्म। अब ट्रोफोप्लाज्मा जो होता है इसमें कई चीजें होती है। सेल ऑर्गेनल होता है इसमें। सेल ऑर्गेनल मतलब होता है कोशिकांग, कोशिका का अंग। तो सेल ऑर्गेनल होता है। उसके अलावा भी कई चीजें होती है जैसे ग्रेन्यूल्स वगैरह, वैक्यूल्स वगैरह, छोटे छोटे है ना स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना, वो भी पाए जाते हैं। बट उसको नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली इसी को बोलते हैं कोशिकांग, कोशिका का अंग। तो सेल ऑर्गेनली में आप लोग हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें आसानी होती है। सेल ऑर्गेनल में बहुत सारे ऑर्गेनली होते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनली होते हैं वह भी एक विशेष प्रकार की झिल्ली से घिरी रहती है, मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। कुछ सेल ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन नहीं होता है, बट अधिकांश जो सेल ऑर्गेनल होते हैं खुद झिल्ली से घिरी रहती है। जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? कोशिका, कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। मतलब कोशिका एक झिल्ली से घिरी हुई होती है। और झिल्ली देखना है तो झिल्ली देखे आप लोग, मेम्ब्रेन्स देखे हो? देखो मेम्ब्रेन्स कैसे देखोगे? जैसे अंडा हम लोग उबाल लेते हैं, अंडा जब उबालने के बाद जब वह सॉलिड हो जाता है तो जब अंडा को छीलते हैं तो उसके छिलके में एक देखना उजला सा परत होता है ना, वही है मेम्ब्रेन। वही क्या है? उसको बोलते हैं एग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? एग मेम्ब्रेन। तो उस वही है मेम्ब्रेन, वही चीज यहां पर भी होता है। तो कोशिका खुद मेम्ब्रेन से घिरी होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलता है। और कोशिका के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनली है उसमें भी मेम्ब्रेन होता है। मतलब अंदर भी मेम्ब्रेन और बाहर भी मेम्ब्रेन। तो सेल ऑर्गेनली जो है इसको हम लोग तीन खांचा इसीलिए किया है, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, है ना, माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। तो इसको अलग अलग लिखने का कारण यह है किसी सेल ऑर्गेनल्स में दो झिल्लियां होती हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं, किसी में सिंगल होता है, किसी में एब्सेंट होता है। तो पहला जो लिखेंगे सेल ऑर्गेनली वो लिखेंगे हम लोग डबल मेम्ब्रेन वाले, डबल मेम्ब्रेनस। दो झिल्ली वाले जो होते हैं दो होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से बाहरी झिल्ली, और अंदर वाला झिल्ली जो होता है इस शेप का होता है, इस तरह का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। तो दोनों डबल मेम्ब्रेन होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन होता है। अब चलते हैं हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन वाले, सिंगल मेम्ब्रेन वाले, सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेन वाले। सिंगल मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनली होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
गोल्जी बॉडी है ना, लाइसोसोम माइक्रो बॉडीज, ये जो 4 होते हैं इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, है ना। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर आप लोग इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग गोल्जी बॉडी का देखो एक ही झिल्ली है ना, एक ही झिल्ली है, 2 नहीं है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम बस स्फेरिकल होता है, माइक्रो बॉडीज भी स्फेरिकल होता है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट लिख रहे हैं इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। वैसे सेल ऑर्गेनल होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ये होते हैं मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस, तो ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। इसमें 2 आते हैं जनरली, है ना। एक सेंट्रोसोम का जो पार्ट होता है वो बहुत नाम का होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। इसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, सब जगहों पाया जाता है, वो है राइबोसोम। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो राइबोसोम होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा यही है। और जो छोटा होता है वो कहीं भी मिल सकता है। और इसमें लार्जेस्ट कौन होता है भाई? सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट। वैसे आगे पढ़ाएंगे आप लोग को, ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा होता है। छोटा होने का फायदा ये होता है, या आपको यहां भी मिल जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम मिल जाता है, आपको क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम मिलता है, और यहां तक कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी राइबोसोम मिलता है। और उसके बाद साइटोप्लाज्मा में अलग है, साइटोप्लाज्मा में ये अलग है, लेकिन हर जगह यह मिलता है ना। तो ये आपको पूरा सेल का एक चार्ट है, इसका फिगर अब बन जाएगा, है ना। इसका फिगर बनाते हैं। जो चार्ट में है वही फिगर हम लोग बना देंगे। ये जनरली प्लांट सेल ऐसा ही दिखता है आपको, है ना। हेक्सागोनल, हेप्टागोनल। हेक्सागोनल जानते हो किसको बोला जाता है ना? 6 जिसमें भुजाएं होती हैं, 6 साइड होते हैं। हेप्टागोनल 7 भुजाएं, है ना, 7 भुजाएं। त्रिभुज मतलब कितने भुजाएं? 3 भुजाएं। चतुर्भुज 4 भुजाएं। 5 भुजाएं पेंटागोनल, है ना। पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ये सब स्ट्रक्चर आपको पढ़ना आएगा। केमिस्ट्री में ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ने के लिए आता है। ये बगल वाला सेल होगा कोई, ये भी बगल वाला सेल होगा कोई, ये भी कोई बगल वाला सेल होगा। सभी जो सेल होते हैं आपस में चिपके रहते हैं। हमारे शरीर में क्या है, जैसे त्वचा का सेल है, स्किन सेल है, तो सभी सेल क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सटे हुए रहते हैं सभी सेल, है ना। हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग सामाजिक आदमी हैं। हम लोग क्या हैं? सामाजिक आदमी हैं। हम लोग समाज में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई अगर समाज से दूर रहता है तो समाज के तौर तरीकों से वो अवगत नहीं हो पाता, तो जिसके कारण जो समाज में हो रहा है वो समझ नहीं पाता है। बात को समझ रहे हो? वैसे ही हमारे सेल में भी है। हमारा सेल, मान लो इधर का सेल है, कोई इधर का सेल है, तो ये सेल इस सेल को कंट्रोल करता है, ये सेल इस सेल को कंट्रोल। जैसे आप घर में रहते हो तो आपको कंट्रोल है, फादर का, मदर का, सिस्टर का, ब्रदर का कंट्रोल है। आप अगर कोई गलत रास्ते में चलोगे
तो आपको कंट्रोल कर लिया जाता है। वही आप अगर समाज से दूर हो जाओ, किसी को कुछ समझ नहीं हो, भाई बहन जो भी है, फादर होता, तो क्या होगा, अपने आप कुछ करने लगोगे, कुछ अलग कदम उठाने लगोगे। उसी तरह हमारे सेल का भी है। जो सेल होते हैं आपस में इस तरह से कांटेक्ट में होते हैं। क्या होते हैं भाई? कांटेक्ट में होते हैं। और कांटेक्ट में रहने के कारण प्रत्येक सेल दूसरे सेल को क्या करता है? क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। उस कंट्रोल करने की क्रिया को कहा जाता है, समझना ना जरा, उसको कहा जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको याद नहीं करना है, खाली एक बात समझा रहे हैं आपको, कांटेक्ट इनहिबिशन। अब इससे क्या फायदा होता है? ये सेल इसको, ये सेल इसको, सब सेल एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। कभी कभी अगर कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है तो वह किस फॉर्म में बदल जाता है? कैंसरस। कैंसर होने का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वह कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाना सेल्स के बीच में। और यह खत्म आपको कुछ कारणों से हो सकता है, जैसे केमिकल से हो सकता है, सिगरेट के धुएं से हो सकता है, खत्म हो सकता है। उसके अलावा कई केमिकल जो हम लोग खेतों में खाद जो डालते हैं, वो जो हम लोग खाते हैं, उससे भी हो सकता है ना। उसके अलावा बहुत चीजें जो हम लोग गुटखा वगैरह खाते हैं, उनसे भी हो सकता है, दारू से हो सकता है, अल्कोहल से हो सकता है। तो कांटेक्ट इनहिबिशन, ये चीज आपको ये कांटेक्ट इनहिबिशन का जो थ्योरी है एनिमल में सबसे ज्यादा लागू होता है। बाकी रहा प्लांट में। प्लांट में कैंसर का नाम सुने आप लोग? होता है, बट होता है लेकिन बहुत रेयर होता है, 0.1% ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। प्लांट के सेल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो सेल वॉल है ना, वो दबा के रखता है। सेल वॉल बहुत कंट्रोल करता है। और हमारे कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, तो इसको कहा जाता है कांटेक्ट। ये बात हम इसलिए बताएं आपको कि आपको याद रखे, सभी सेल क्या होते हैं? कांटेक्ट में। क्या रहते हैं? कांटेक्ट में रहने के कारण आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अपने मन से हमने 8 सेल इसके चारों तरफ बना दिया, है ना। यहां पर थोड़ा सा ये आप नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर लेवलिंग किया जाए तो जाहिर सी बात है कि सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा आपका सेल वॉल। वो क्या होगा? सेल वॉल होगा भाई। अब एनिमल होगा तो उसमें सेल वॉल नहीं होगा, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल के अंदर जो ये जो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं, हालांकि हमारा सेल वॉल पतला हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोटा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेल वॉल ही मोटा होता है इससे। तो ये हो गया अंदर वाला जो पार्ट है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये फिगर है प्लांट सेल। प्लांट सेल। अब सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म इसको बोल देंगे सेल के अंदर जो भी है। उसके बाद प्लांट सेल का फिगर अगर आप लोग देखोगे तो प्लांट सेल में एक बड़ा खतरनाक चीज होता है जिसको कहा जाता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट सेल का पार्ट नहीं होता है, यह एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल भी नहीं है, यह एक प्रकार का डस्टबिन होता है सेल्स के अंदर। क्योंकि प्लांट वाटर को बहुत ज्यादा लेती है ना, अरे भाई हम लोग से ज्यादा पौधा पौधा पानी लेता है भाई। ये 24 घंटे इसके जो रूट हैं वो वाटर को एब्जॉर्प्शन कर दे रहते हैं। रूट जो है वह 24 घंटा वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए प्लांट सेल में जो वाटर की मात्रा वो क्या होती है? ज्यादा होती है। दूसरी बात, ये वाटर कुछ मात्रा में ट्रांसपिरेशन के द्वारा हमेशा निकालते भी रहते हैं, फिर भी प्लांट सेल में वाटर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस वाटर वगैरह को
और आप लोग जानते हो मिनरल वगैरह भी लगातार जो जड़ होती है वह अवशोषित करते रहती है, तो एक्स्ट्रा जो मिनरल, एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको उसको स्टोरेज करने के लिए, उसको जमा करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं? कूड़ेदान ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? डस्टबिन ऑफ सेल। कुछ नहीं होता उसमें, जो भी खराब पदार्थ है एक्स्ट्रा है वो रखा जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे हम फिगर बना रहे हैं, हम फिगर में इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स 90% स्पेस को घेर सकता है प्लांट में। मतलब 90% जो जगह होता है सेल के अंदर कौन घेर लेता है? घेर सकता है। ऐसा नहीं कि सब में ऐसा ही है, लेकिन 90% तक घेर सकता है ना? अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वैक्यूल का काम है एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करना, तो आप लोग बता सकते हो कि वैक्यूल का साइज किसमें ज्यादा बड़ा होगा? एक्वेटिक प्लांट या टेरेस्ट्रियल प्लांट? एक्वेटिक मतलब जलीय पौधे और टेरेस्ट्रियल मतलब जो भूमि में पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट में, जलीय पौधों में वैक्यूल बड़ा होता है कि वो पानी में रहते हैं तो वाटर का और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो वैक्यूल उनमें और ज्यादा बड़ा हो जाता है। वैक्यूल के बाद अब छूटते हैं हम लोग, वैक्यूल को भी इसलिए पढ़ना पड़ेगा, है ना? वैक्यूल के बाद आगे चलें तो हम लोग का पहला फर्ज तो हो जाता है न्यूक्लियस बनाने का। तो न्यूक्लियस को हम लोग इस तरह से बना लेंगे, है ना? न्यूक्लियस इस तरह से हमारा बन जाएगा। ये न्यूक्लियस है, इसमें सारा पार्ट होगा। न्यूक्लियोलस होगा, इसका प्लाज्मा होगा जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्मा कहेंगे, और इसमें हमारा क्रोमेटिन नेट पाया जाता है जो कि बाद में क्रोमोसोम में बदल जाता है। ये जो दिख रहा है आपको झिल्ली दिख रहा है, डबल मेम्ब्रेनस, है ना? झिल्ली सीधी होती है भाई, इसमें उस तरह से बन गया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से एक सेल ऑर्गेनेली निकला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से। और यह हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता हो। तो जानने वाली बात यह है कि ये आ गया आपका न्यूक्लियस, है ना? न्यूक्लियस आ गया, ये इसका प्लाज्मा आ गया जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम, जो कि इस फॉर्म में होता है, नेट के फॉर्म में होता है, जाल के फॉर्म में होता है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेट। ये आपका हो गया न्यूक्लियोलस, 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 है ना? उसके अलावा ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना? जब आप लोग मेडिसिन पढ़ोगे, है ना, थर्ड ईयर से जब मेडिसिन पढ़ोगे तो सेल आपको पढ़ाया जाएगा। और सेल सोचोगे ये पूरा पार्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, छोटा छोटा पार्ट, है ना? छोटा छोटा पार्ट, न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट पढ़ाया जाएगा, उसमें कैसे वर्क करते हैं, है ना? जितने भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं सबका रिसेप्टर हमारे कोशिकाओं में होता है। जितना भी मेडिसिन खाते हैं, चाहे वह रिसेप्टर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल जाए, साइटोप्लाज्मा में मिल जाए, न्यूक्लियस के अंदर मिल जाए। उसी तरह हार्मोन जब हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग कुछ हार्मोन का नाम याद है किसी को? एक भी हार्मोन का नाम? एस्ट्रोजन, हाँ एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन, प्रोजन, सबसे इंपॉर्टेंट तो ग्रोथ हार्मोन आप लोग जानते हो, जो हमारे शरीर में क्या करती है? वृद्धि करती है। उसके अलावा बहुत सारे हार्मोन है। तो जो भी हार्मोन है वो या तो उनका जो रिसेप्टर होता है कोशिकाओं में, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है या न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये हो गया आपका न्यूक्लियस का पार्ट।
ये हो गया न्यूक्लियस। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है ना। उसके अलावा गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी भी न्यूक्लियस के पास ही इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। ये है गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था, इसलिए इसका नाम है गोल्जी बॉडी, मतलब कैमिलो गोल्जी का शरीर, उन्हीं का शरीर बोला गया इसको, गोल्जी बॉडी। बॉडी मतलब होता है शरीर, है ना। ये आपका ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जितना भी स्ट्रक्चर बनाया है, आप लोग कुछ लोग पढ़े हो तो सबका स्ट्रक्चर फिर से बनाया जाता है ना। उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, सारा चीज पढ़ाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। उसके अलावा राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, ये मान लीजिए लाइसोसोम है, माइक्रोबॉडीज, राइबोसोम, ये जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम, है ना, राइबोसोम। उसके अलावा बहुत चीजें और भी होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, वो सेल में इस तरह से फैले होते हैं, वह कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है ना। एक और चीज होता है प्लांट सेल में, जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। तो जहां जहां सेल वॉल होता है वहां वहां पर मान लो इस सेल को ये सेल कंट्रोल कैसे करेगा, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का चैनल होता है जिसको आप लोग छिद्र भी बोल सकते हो। इस चैनल से ही मटेरियल अंदर और बाहर, इससे इसमें हो सकता है। इस तरह का जो चैनल होता है इसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो चैनल है इसी के द्वारा इसका साइटोप्लाज्म इसमें, इसका साइटोप्लाज्म इसमें, उसी तरह सब में आपको इस तरह से एक छिद्र स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको कहा जाता है। पीले कलर से करने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्पेस है ना, ये इससे अच्छा से दिखेगा, है ना। तो इसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। इसके द्वारा एक सेल का साइटोप्लाज्मा दूसरे सेल में पाए। एक तरह से इसको बोल सकते हो खिड़की बोल सकते हो, दरवाजा बोल सकते हो। खिड़की से ही ना इधर से उधर हम लोग मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं। तो यह जो आपको फिगर में स्ट्रक्चर में बताया, तो वो सारा चीज इसमें आपको देखने को मिल गया। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को भूलना नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको मिल ही जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी आपको प्लांट में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट भी आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये हो गया प्लांट सेल। एनिमल सेल भी ऐसा ही दिखता है, एनिमल सेल भी जस्ट लाइक ऐसा ही दिखता है। हाँ, पेरोक्सीजोम एक तरह का माइक्रोबॉडीज है। माइक्रोबॉडीज दिखा है ना जी, माइक्रोबॉडीज होता है। स्फीरोजोम, पेरोक्सीजोम, ग्लाइक्सीजोम, वह माइक्रोबॉडीज ही होता है, टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज। तो यहां पर अलग अलग हम लोग दिखा नहीं सकते, बात को समझ रहे हैं, यहां नहीं दिखा सकते। जब वहां पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ माइक्रोजोम, तो उसका क्वेश्चन भी आता है पेरोक्सीजोम का। हाँ बोलो। देखो स्फीरोजोम है वह केवल कहां पाया जाता है, प्लांट में। पेरोक्सीजोम होता है दोनों में मिल जाएगा आपको। उसके बाद ग्लाइक्सोजोम में मेनली प्लांट में आपको मिल जाएगा, सब में अलग अलग होता है, ठीक है। पेरोक्सीजोम का मतलब ही होता है पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये होता है H2O2, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। ये हमारे शरीर में भोजन के पाचन के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है ना। इसको पेरोक्सीजोम क्या करता है,
ये बहुत हानिकारक होता है। अगर ये आपके शरीर में रह गया तो आपके शरीर को नष्ट भी कर सकता है। तो इस पेरोक्सीजोम को यह पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है, पेरोक्सीजोम। तो यह दोनों में जरूरत होता है, प्लांट एनिमल दोनों में आपको जरूरत पड़ता है ना। ये हो गया प्लांट सेल। उसके बाद एनिमल सेल का भी हम लोग फिगर जल्दी ही बना लेंगे। एनिमल सेल बिल्कुल बेचारा एनिमल सेल इस तरह से दिखेगा। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। आपके एनसीईआरटी में भी एनिमल सेल को थोड़ा सा इसके साथ जाति किया गया है ना, एक फिगर में इसी तरह का बनाया गया। हालांकि अलग अलग शेप का होता है एनिमल सेल, यह भी अलग अलग शेप का होता है। ये आपका जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, पीएम लिख दिया हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद इसका खुद का न्यूक्लियस होगा इस तरह से, इस तरह से खुद से न्यूक्लियस होगा इस तरह से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा इस तरह से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। यहाँ पर गोल्जी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगा, गोल्जी बॉडी हो गया। उसके अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है, बट यहां पर आपको सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा। ये आपको सेंट्रोसोम, ये न्यूक्लियस देखने को मिला। न्यूक्लियस के अंदर सारा कुछ होगा, न्यूक्लियस होगा है ना, क्रोमेटिन नेट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा होगा इस तरह से है ना। इसमें खुद का लाइसोसोम होगा इस तरह से। माइक्रोबॉडी, इनका कोई जगह नहीं होता है, इसलिए इसको कहीं पर भी हम लोग दिखा सकते हैं। ये राइबोसोम आपको दिख रहा है, छोटा सा पार्टिकल जैसा, इसको पार्टिकल भी बोला जाता है राइबोसोम को। पैलेडे साहब ने इसका खोज किया था, इसीलिए इसको पैलेडे पार्टिकल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को बॉडी बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है, शरीर जैसा दिखता है, बॉडी बोलते हैं। लेकिन ये पार्टिकल जैसा दिखता है इसलिए इसको पैलेडे पार्टिकल भी कहते हैं। तो खोज के अनुसार धीरे धीरे अलग अलग तरह की चीजें। एनिमल सेल में आपको वैक्यूल बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। एनिमल सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में ही होता है, जिसके कारण वो हरे होते हैं। एनिमल हम लोग हरे नहीं होते हैं है ना। तो अच्छा, आप लोग जानते हो हम लोग का कलर जो होता है, त्वचा का कलर, हमारे सर बॉडी का कलर किस पिगमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है? कोई सुना है नाम 9th-10th में? तो हमारे शरीर में मिलेनिन पिगमेंट होता है। क्या होता है? मिलेनिन के कारण हम लोग गोरे या काले, मिलेनिन ज्यादा हो जाता है तो हम लोग काले हो जाते हैं। मिलेनिन कम हो, जितना कम होगा उतना ज्यादा गोरा होगा। तो मिलेनिन का जितना लेवल होगा उस तरह से देखते हो, इसीलिए स्किन का कलर सब में सब जैसा मिलेगा आपको। मतलब काला और गोरा के बीच में करोड़ों कलर मिल जाएंगे, अरबों कलर मिल जाएंगे। अभी भी आदमी जन्म ही ले रहा है, लेकिन सबका कलर थोड़ा ना थोड़ा माइन्यूट क्या होता है, चेंज ही होता है ना। जैसे आप लोग, जैसे इसमें बहुत लोग गोरे भी दिख रहे हैं, बट हम लोग गोरे नहीं है, है ना। हम लोग डार्क व्हाइट हैं। हम लोग अपने आप को गोरे नहीं करते। गोरे मतलब हुआ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग या अमेरिका के जो गोरे दिखते हैं उनको गोरे सुने भी है। अंग्रेज को हम लोग गोरे बोलते थे। गोरे मतलब वो गोरे थे, फेयर था वो। हमारा फेयर नहीं, हम लोग गोरे की गिनती में नहीं है। अमेरिका में गोरा और काला भेदभाव होता है। बात को समझ रहे? हम लोग का जो कलर दिख रहा है, हम लोग काले में वहां आएंगे। गोरे यहाँ पर कुछ लोग दिख भी रहे हो तो हम लोग वहां काले की गिनती में आते हैं। समझ रहे? गोरा मतलब वो। तो यहां पर
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्मा, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में लिमिट अमाउंट में कचरा हम लोग नहीं खाते हैं भाई। एनिमल हम लोग कुछ भी थोड़े ना खा जाते हैं, चूजी होते हैं ना हम लोग सब कुछ नहीं खा जाते। तो यहाँ है, हम लोग बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ही बताता है आपको कितना प्यास लगा है, कितना आपको भूख लगा है। कुछ देर खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है, उसके बाद खाने का मन नहीं करता है, कितना भी दो उठ जाओगे, जबरदस्ती बोलेगा नहीं उठ जाओगे, या खा भी लिए तो क्या हो जाएगा, वोमिट। तो हमारा दिमाग हमारा जो भोजन है उसको कंट्रोल करता है, कितना खाना है दिमाग कर रहा है, ज्यादा खाओगे तो बाहर कर देगा, वोमिटिंग सेंटर। तो एनिमल में सारा चीज माइंड करता है तो कंट्रोल होता है, सब कुछ का कंट्रोल होता है। प्लांट में ब्रेन व्रेन कुछ है नहीं, ना कोई ऑर्गन है, तो उसमें कुछ का कंट्रोल नहीं है। हाँ, सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम दो स्ट्रक्चर से बना होता है, एक देखो ऐसे है और एक ऐसे है, इसको कहा जाता है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल 90 डिग्री एंगल में मिल जाते हैं भाई, ये नेचुरली होता है, 90 डिग्री का कोई मतलब नहीं है। ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये देखो सेंट्रियोल आपको पढ़ाएंगे, यह माइक्रोट्यूबुल्स का बना होता है। सेंट्रियोल देखो इस तरह का होता है ना, और ये जो माइक्रोट्यूबुल होते हैं 9+0 होते हैं, 9 ट्रिपलेट प्लस 0, ये माइक्रोट्यूबुल के स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब से बने होते हैं, ये भी इस तरह से बने होते हैं, ये 90 डिग्री एंगल में होता है। इसका एक काम होता है स्पिंडल फॉर्मेशन करना। आप लोग को सेल डिवीजन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि यह स्पिंडल फॉर्मेशन करता है, जो क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसका स्ट्रक्चर आपको चक्के जैसा दिखाई देता है, वहां पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। होते हैं 90 डिग्री में, होते क्या है 90 डिग्री में, दोनों होते हैं, एंगल्स में प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो। हाँ बोले, ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन नहीं है, एक्चुअली में ये साइटोप्लाज्मा होते हैं, जो एमॉर्फस होते हैं, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहा जाता है सेंट्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोस्फेयर, और ये आपका सेंट्रियोल, और इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। मत कुछ समझ, तो ऐसा होता है ये एमॉर्फस सबस्टांस साइटोप्लाज्म। जैसे देखे आप लोग कि जैसे पानी में नाव खड़ा है, ठीक है, तो नाव अलग पानी अलग है, लेकिन नाव को 4-5 चक्कर ऐसे राउंड करवा दो, घुमा दो वहीं पर, क्या होगा, नाव के अगल बगल का पानी भी उसके जैसा घूमने लगेगा कि नाव के एक स्ट्रक्चर बन गया। उसी तरह का स्ट्रक्चर ये भी होता है, ये वाला जो दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्मा ही, लेकिन ये इस तरह से इसके साथ कनेक्ट हो जाता है कि इसको कहना पड़ता है यह सेंट्रोसोम का पार्ट होता है ना। इसका भी बताएंगे, इसका उपयोग क्या क्या होता है। आप लोग सोच रहे हैं ना कि 11th में हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ लिए, फिर आगे पढ़ना ही नहीं MBBS वगैरह में, वहां इतना पढ़ना है कि सोच भी नहीं सकते आप लोग। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है तो 20 लेक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पे कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। यहां जो आप लोग देख लेते हो इतनी को सर पढ़ा है, इतनी को, बहुत थोड़ा सा है, प्रोटीन थोड़ा सा कुछ पार्ट बता दे रहे हैं, लिपिड पार्ट बता दे रहे हैं। पढ़ाने लगेंगे हम भी 20 क्लास तो पढ़ा ही देंगे कि हम लोग स्टूडेंट उसी के हैं, लेकिन आप लोग को एकदम जीरो है, लेवल बहुत जीरो है। जब कॉलेज में जाओगे ना, आप कॉलेज में फर्स्ट रैंक स्टूडेंट गया था, तो उसको फर्स्ट क्लास में मैम बोली क्या पढ़ के आया, तुमको तो कुछ भी नहीं करता है।
जबकि कितना मेहनत किया होगा, पूरा 11 12 चाट गया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कुछ नहीं आता है, मतलब जीरो है, एकदम बेसिक्स है आप लोग, है ना। इसमें भी आपको लेवल दिखने लगता है, नीट लेवल, फल्ला लेवल, है ना। तो हम लोग को मन मार के पढ़ाना पड़ता है, कुछ नहीं पढ़ते। वहां जाओगे, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे तो उसमें प्रोटीन पढ़ाएंगे। अब प्रोटीन चैनल बनता है, कितना तरह का चैनल बनता है, उतना तरह का मेडिसिन यूज होता है, सारा चैनल याद करना पड़ता है। 11 12 में मसल्स का संख्या भी हम लोग नहीं बताते, मसल का स्ट्रक्चर थोड़ा मोड़ा बना देते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए। अब वहां है सारा मसल जितना है सबका पढ़ना पड़ता है, एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, एंटीरियर व्यू में क्या क्या होते हैं, मतलब इतना है, तभी तो डॉक्टर को पता होता है कि यहाँ छूने से वो दवा देंगे वही काम कर जाएगा। इतना मतलब माइंड ट्रेंड हो जाएगा ना, आपको बॉडी का एक एक अंग, एक एक हिस्सा आपको पता चल जाएगा। वो बोलेगा यहाँ दर्द कर रहा है, बस छू के पता कर लोगे, अरे यहाँ पर ये है। पढ़ोगे यहाँ पे बहुत सारा पोजीशन होता है हमारे शरीर में, किस पोजीशन में है, किस पोजीशन में इंजेक्शन डालना है ना, किस पोजीशन में मेडिसिन जाएगा, लीवर का कौन सा पोजीशन, एक एक पोजीशन बहुत पढ़ना पड़ता है भाई। ये सेल भी पढ़ना पड़ता है वहां पे, बहुत ज्यादा पढ़ोगे वहां पे समझ में। अभी तो बस छोटा छोटा चीज है आप लोग के लिए, ये सब इसलिए बता रहे हैं, तब आप लोग इसको बड़ा चीज मत समझो, आप लोग छोटा चीज समझोगे। किसी चीज को छोटा चीज समझोगे ना, वो एग्जाम निकल जाएगा। होता है ना, किसी जो पहाड़ हो गया ना, जैसे 300, अब 20 ओवर में 210 रन मार दिया, तो अब पहाड़ हो गया 220 रन, नहीं बनेगा कभी। अब सोचोगे 220 है यार, जीत जाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस लेकर बना लोगे आप, बना भी लेता है। तो आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, आपका मूड कैसा है, आपका माइंड सेट कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये आपको लग जाएगा। अभी तो लग रहा है शुरुआत है ना, जब पूरा बायोलॉजी, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स पढ़ोगे तो लगेगा बाप रे कितना हार्ड है। एक्चुअली में नहीं है, हम लोग का माइंड ही अभी बहुत छोटा है, लगता है हार्ड है, नहीं है। पास कर जाने के बाद लगेगा कि यही सब पढ़े थे, कितना छोटा छोटा चीज था। तो ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि बहुत इजी चीज है, घर में पढ़ो ना दिन रात बैठ के, देखो एकदम हल्का हो जाएगा। तुम भी 2-3 साल में, 10 साल में पढ़ाने लगोगे आके। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे इसका पीडीएफ पहले से ही है ना, पीडीएफ वो भेज देंगे, वही वाला भेज देंगे। ये बस आपको, उसके बाद ये हो गया आपका, कुछ भी लिख दो, माइक्रो बॉडीज लिख दो या लाइसोसोम बोल दो, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है। माइक्रो बॉडीज, लाइसोसोम, ये राइबोसोम, ये आपका हो गया गोल्जी बॉडी, है ना। ये फिगर हो गया एनिमल सेल। अगर दोनों का हम लोग डिफरेंस देखें, दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखें, है ना, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो आपको सीधा सीधी दिख रहा है। जैसे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल में नहीं है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वैक्यूल्स, उसमें जनरली एब्सेंट ही होता है या फिर खत्म नहीं होता, एब्सेंट ही लिख देते हैं हम लोग। 2 पॉइंट हो गया। सेल वॉल, उसमें सेल वॉल नहीं होता। उसके बाद उसमें सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोसोम होता है, इसमें नहीं होता। तो ये 4 पॉइंट है। जैसे इधर प्लांट हो गया, इधर एनिमल, ये सब लिखा हुआ है, ये पीडीएफ हम भेज देंगे, है ना। ये बस आपको, जिसका नया है वो लिख लेंगे, पीडीएफ भेज देंगे। नए लोग, पुराने लोग लिखे हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लांट सेल में क्या क्या है भाई, प्लांट सेल में आपका
वैक्यूल्स होता है और एनिमल में नहीं होता है, एब्सेंट होता है, या होता भी तो बहुत पुअरली डेवलप होता है। उसके बाद प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट दिख जाता है। एक्चुअली में क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होता है, पढ़ाएंगे आगे प्लास्टिड, और इसमें एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जिसके कारण प्लांट सेल हमसे मजबूत होते हैं। हमारे में सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए हम लोग मजबूत नहीं होते। लकड़ी और हम लड़ाई करेंगे तो लकड़ी ही जीत जाएगा, है ना। हम फ्रैक्चर हो जाएंगे, लकड़ी जल्दी टूटेगा नहीं। सेल वॉल, इसमें सेल वॉल एनिमल में नहीं होता। उसके बाद एनिमल में एक एक्स्ट्रा होता है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम होते हैं और इसमें नहीं होते। ये 4 उदाहरण हैं जो कि प्लांट और एनिमल में है ना। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपके पास 2 सेल दिया गया, ठीक है, 2 सेल दिया गया है प्लांट और एनिमल का, तो आप पहचानोगे कैसे कि ये प्लांट सेल है ये एनिमल सेल है? किसको देखोगे? सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन सेल वॉल आपने कहा वो ज्यादा सुटेबल है, इसलिए कि सेल वॉल आपको इजीली दिख जाएगा बाहर से। क्या होगा? बाहर से माइक्रोस्कोप इजीली दिख जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट उतना इजीली नहीं दिखेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप। तो जो डिफरेंस होता है मेनली हम लोग ऊपर देख करके हम लोग सेल वॉल से ही पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे प्लांट सेल इस तरह का हमने दिखाया है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल को डुबा दो आप, पानी में नहीं डुबाना है, हाँ पानी में डुबा दो। किसमें डुबा दो? ये एनिमल सेल, ये प्लांट, ये एनिमल, पानी में डाल दिया हमने, वाटर में। अब क्या होगा? पानी क्या होता है, सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना जाता है? तो यहां पर ये फूलते जाएगा, ये भी फूलते जाएगा, कुछ देर बाद ये क्या होगा? बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्योंकि सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा देर तक पानी को सह नहीं पाएगा और क्या होगा? फट जाएगा। लेकिन इसमें सेल वॉल होने के बाद फटने नहीं देगा। ये भी एक चीज है जो कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नमक में डाल दोगे तो क्या होगा भाई? नमक में जैसे हम लोग डालते हैं, पानी नहीं, अब नमक, नमकीन जल, जिसको नमकीन जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्ट वाटर। उससे भी शुद्ध है, बोल सकते हो आप मेराइन वाटर, है ना, नमकीन जल। तो चलो सॉल्ट वाटर लिखते हैं, ये सॉल्ट वाटर। तो जैसे सॉल्ट वाटर में डालोगे आप, उल्टा हो जाएगा, पानी क्या होगा? बाहर होने लगेगा। इसमें भी क्या होगा? पानी बाहर होने लगेगा। लेकिन क्या होगा? सेल वॉल उसी तरह रह जाएगा इसका, लेकिन सेल के अंदर का पार्ट क्या होगा? पचक जाएगा। क्या होगा? ये छोटा एक पचक जाएगा इस तरह से, ये भी अंदर वाला पार्ट, लेकिन सेल वॉल वैसा ही रह जाता है। उसके बाद जब इसको ऐसे से करोगे, ठक 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 आवाज आएगा। हालांकि हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि सूक्ष्म होता है ना, लेकिन अगर ये बड़ा होता तो इसको लेते, तो जो मेन सेल है प्रोटोप्लाज्मा, देखो अभी प्रोटोप्लाज्मा बोले है ना, तो प्रोटोप्लाज्मा में क्या क्या आता है? आज ही पढ़े, क्या क्या आता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़े हैं ना जी? अरे पढ़े हैं जी? नहीं पढ़े हैं? अरे पढ़े हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये आता है ना। तो प्रोटोप्लाज्म देखो पचक गया है, मतलब क्या क्या पचका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुटुक के यहाँ आ गया, उसके बाद सारा चीज अंदर आ गया, बीच में खाली जगह बच गया। लेकिन सेल वॉल चूंकि कड़ा ठोस होता है, ये वैसा ही रह गया, है ना। इसी को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। ये भी सेल ऐसे सिकुड़ के आ गया। बैक्टीरिया जो होता है उसमें भी सेल वॉल होता है। क्या होता है? पढ़ाएंगे हम लोग, सेल वॉल पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में होता है, फंगस में, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है ना। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को भी नमक में डाल दोगे ना, क्या होगा? यहां पर क्या डाले हैं? सॉल्ट वाटर। तो बताओ पानी अंदर जाएगा कि बाहर? बाहर आ जाएगा।
नमक में डालोगे तो पानी बाहर आ जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा, इसलिए नमकीन जल में बैक्टीरिया नहीं होता है। अचार वगैरह आप लोग देखे होंगे, तो अचार वगैरह क्या होता है, जब तेल सूख जाता है तो उसमें भुपड़ी लग जाता है। वो भुपड़ी जो है एक्चुअली में फंगस होता है, क्या होता है, लेकिन उसमें दोबारा तेल डालो क्या होगा, सब खत्म। तो वो जो बैक्टीरिया और फंगस आया था, जैसे तेल डाला, तेल जैसे डाला तो वाटर जो है क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाता है, इसलिए अचार फिर से सही हो जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, सेल से अगर पानी निकल रहा है तो उसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग पानी, नमकीन पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक डालते हैं। कभी गिलास में घोर के पीते हैं क्या, नहीं, मना करेगा आदमी। सबसे आपका तो बीपी हाई, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, शरबत पी लिए नमक का। अब उसके अलावा आपके शरीर से वाटर खींच लेगा वो, बहुत खतरनाक। नमक का पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। तो चलो, ये आपको प्लांट और एनिमल में डिफरेंस पता है। क्लोरोप्लास्ट होने के कारण प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। एनिमल हम लोग नहीं कर पाते, ये बहुत ही यूनिक चीज होता है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा देर लिख सकते हो, 2 मिनट लिख सकते हो, है ना, आप लोग लिख लो। इसको लिख लेना, 5 मिनट इसको लिख लेना। अच्छा, ये छोटा भी हो जाएगा।
तो देखिए, पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में वह सेल वॉल है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है यह कुछ एनिमल्स में भी देखने को मिला है और ये बैक्टीरिया में आपको ये देखने को मिलता है ना। तो इसको हम लोग जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, तो वहां पर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ग्लाइकोकैलिक्स का एक पार्ट होता है, एक फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सूल। तो ये बैक्टीरिया में अगर ये कैप्सूल है तो उस तरह का बैक्टीरिया को कहा जाता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। फिर वो बैक्टीरिया बड़ा खतरनाक होता है। वो बैक्टीरिया पैथोजन होता है, मतलब वो जल्दी दवा से मरता नहीं है। और जो कैप्सूल नहीं होता बैक्टीरिया में, उसको हम लोग जल्दी से मेडिसिन से मार देते हैं। लेकिन जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है ज्यादातर यही रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आराम से आ गए शरीर में, हमारा बॉडी उसको मार नहीं पाता, रोग उत्पन्न हो जाता है। अब बिना मेडिसिन के कोई उपाय नहीं है। तो कैप्सूल होता है, तो इसका उदाहरण होता है कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये हम लोग बैक्टीरिया में पढ़ने वाले, यहाँ नहीं पढ़ने वाले। पहला पार्ट जो होगा उसको पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट में बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये सेल वॉल प्लांट सेल का जो है स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। उसका जो शेप है, उसका साइज है, उसको इधर उधर होने नहीं देता है ना। जैसे यहाँ पर आप देखे थे, पानी जैसे अंदर जा रहा था तो सेल वॉल होने के कारण वो फूल नहीं रहा था ना, तो उसका शेप साइज मेंटेन किया ना। वो एनिमल में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी फैल जाएगी, सेल से गड़बड़ हो गया। दूसरी बात है, सेल वॉल जो होता है यह इन्फेक्शन से बचाता है प्लांट को। प्लांट में डिजीज बहुत कम होते हैं, हम लोग में डिजीज होते रहता है। एक तो हमारे शरीर में इतना ज्यादा ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, स्किन है ना। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम जितना भी है हमारा, सब कुछ है। वो भी गड़बड़ाता है तो हमें रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे सुना होगा, किडनी फेल हो गया, ज्यादा यूरिया शरीर में हो गया, लीवर में प्रॉब्लम आ गया, जॉन्डिस हो गया। और आजकल तो डायबिटीज, ये डायबिटीज वाला बीमारी तो ग्लूकोज बढ़ने से हो जाता है ना। ये फालतू का आ गया हमारे शरीर में। प्लांट को कभी भी डायबिटीज नहीं होता, हमारे शरीर में आ जाता है, डायबिटीज हो जाता है। सबसे ज़्यादा अभी जो कॉमन हो गया है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन रोग होता है। तो डायबिटीज बच सकते हैं हम लोग, एक्सरसाइज और खाना। जो हम लोग का फूड गड़बड़ हो गया ना, उसी के कारण डायबिटीज हो गया आदमी को, है ना। तो सेल वॉल इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरिया वायरस को सेल के अंदर घुसने नहीं देता। उसके अलावा सेल वॉल अनडिजायरेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो प्लांट के लिए सही नहीं होते हैं, उसको अंदर आने नहीं, सेल के अंदर घुसने ही नहीं देगा। आपका सेल सही है तो आपका शरीर सही है। आपका सेल गड़बड़ा गया तो आपका शरीर भी गड़बड़ा जाएगा। पहले वो ऑर्गन गड़बड़ाएगा, उसके बाद शरीर गड़बड़ जाएगा। तो सेल होना रखना सही बात है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे। ऐसे करेंगे ना, जैसे अभी थोड़ा सा सेल वॉल पढ़ लेंगे, फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर अगले क्लास में सेल वॉल खत्म हो जाएगा, टाइम बचेगा, थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लेंगे। फिर अगले क्लास में फिर उसी चीज को फिर पढ़ाना पड़ता है, ये गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग एक एक जैसे ऑर्गेनल है, एक एक पढ़ेंगे, एक एक दिन में सेल वॉल, प्लाज्मा, क्वेश्चन भी करते रहेंगे। वैसे कुछ लोगों को क्वेश्चन भी करा है, फिर से नया कुछ जो क्वेश्चन होगा उसको करवा देंगे। बात को समझ रहे हैं? क्वेश्चन कराना सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। थ्योरी पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है। थ्योरी आप कहीं भी ऑनलाइन भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कोई काम का नहीं है, नीट नहीं निकलने वाला कभी भी। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाओगे तभी थ्योरी याद होगा, नहीं याद होगा। हम 50 बार आपको पढ़ा देना, आपको पूछेंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे, क्वेश्चन देंगे मिस्टेक कर दोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही थ्योरी याद होता है। ऐसे बायोलॉजी याद ही नहीं होगा कभी, रखते रहो जिंदगी भर, इधर याद करोगे इधर भुलाओगे। हाँ, क्वेश्चन बना लिए तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज रहने देते हैं यहीं पर।
क्या? हाँ, एग। नहीं, कौन सा एग कह रहे हो? नहीं, गलत है ना, वो गलत है। हाँ, देखिए इधर, वो जो हम लोग एग खाते हैं ना, एग के अंदर समझना इसको जरा, एग जो है ना, एग के अंदर इम्ब्रियो होता है भाई। क्या होता है? इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो लाखों करोड़ों सेल का बना होता है। आप जो एग की बात कर रहे हो ना, वो एग होता है फीमेल में बनने वाला ओवा, वो एक सेल का होता है। ये जो अंडा हम लोग खाते हैं, इसमें तो भ्रूण होता है, पूरा आदमी मतलब पूरा जानवर ही होता है, इसी तो चूजा निकलता है भाई। ये तो बहुत सेल का ग्रुप हो गया। आप जो एग कर रहे हो, ये गैमिट है, मेल फीमेल गैमिट है। हाँ, एक अंडे की बात कर सकते हो, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग का अंडा पढ़ाए थे ना, शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, बट वो एक सेल का होता है। उसके अलावा जितना भी अंडा है सब मल्टी सेलुलर होते हैं। समझ गए? ये हो। हाँ, इसमें आपको दिख जाएगा। इसमें बड़ा बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा बड़ा क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा, बड़ा बड़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बड़ा बड़ा न्यूक्लियस दिखेगा आपको। पूरा सेल ही इतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब वो सेल है, दुनिया का जीता जाता सेल, जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। समझ गए? वही चीज है। हो गया ना, रहने देते हैं आज। ठीक है, आपको निकल जाना है। चैन। अच्छा, ये चैन लिखा गया है, सेल होगा ना, सेल वॉल। चेन नहीं, सेल बोले थे, सेल वॉल कर देना है इसको। वो वाला हो गया था क्या एडिट उस दिन जो किए थे, शॉर्ट वाला? अच्छा, घर चले। अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा सेटिंग।
नहीं नहीं, वो तो हो ही जाएगा। सेल स्ट्रक्चर लिख देना, ए लिखा गया। हाँ सेल स्ट्रक्चर, हाँ, सेल स्ट्रक्चर मेन टॉपिक, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर हाँ। सेल स्ट्रक्चर ही खाली लिख देना, क्या कि आज सेल स्ट्रक्चर ही खाली होगा। इसे थोड़ा सा कम अंदाज मिलता है ना, कहाँ तक पढ़ा पाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाता है तो नहीं हो पाता। लेकिन इसका एक चीज नहीं होता है, हाँ इसका ये है, ये वाला चीज होता अच्छा, वो सेल वॉल है। इसका जो स्ट्रक्चर जो है कैसा है, थंबनेल देखे जरा।